हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। और कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं संघवाद के अगले टॉपिक पर। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका स्थानीय सरकार क्या होते हैं। ठीक, अब हमें देखना है इनके कार्यों का बंटवारा, यानी ये किन कौन कौन से कार्य करते हैं, किस हिसाब से इनके कार्यों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले हमने देख लिया था क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार हमने देख लिया था। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, कार्यों का बंटवारा। ठीक, और हमने देखा था फिर स्थानीय सरकार। अब देखिए केंद्र सरकार क्या होती है, हमने बताया कि इसके हाथों में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह केंद्र सरकार के ही अधीन होती है। उसके बाद इसके अधीन कार्य करने वाली राज्य सरकार होती है, लेकिन दोनों का एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं होता है। पूरी तरह से यदि बात करें कि नियंत्रित करके रखती हैं तो ऐसा नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेही नहीं होती हैं या जनता के प्रति जवाबदेही होती है। स्थानीय सरकार भी ऐसे ही होती है। ठीक, तो अब देखिए हमें पढ़ना है इनके कार्यों का बंटवारा। तो ध्यान दीजिएगा, इनके कार्यों के बंटवारा हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला आता है संघ सूची। अब संघ सूची का मतलब समझिए, जो संघ सरकार है यानी केंद्र सरकार है उसी को संघ सूची या केंद्र उसके कार्यों की जो सूची होती है, लिस्ट होती है, उसी को क्या कहते हैं, संघ सूची या केंद्र सूची। ठीक, क्या कहते हैं, संघ सूची, किसके, केंद्र सरकार के कार्यों को। और उसके बाद आपका राज्य सूची। राज्य सूची क्या है, जिसमें राज्य के कार्यों की लिस्ट रखी जाती है, यानी कौन कौन से कार्य राज्यों के हाथ में होगा। उसके बाद एक होता है तीसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्थानीय जो शासन है उसका कोई सूची नहीं बनाया गया है। यहाँ पर एक अलग सूची है जिसका नाम है समवर्ती सूची। क्या नाम है, समवर्ती सूची। अब हमें पढ़ना है इन तीनों में क्या क्या रखा गया है और तीनों पर कौन कौन शासन करता है, यानी कौन कार्य करता है। तो देखिए संघ सूची में कार्य कौन करता है, केंद्र सरकार। कौन कार्य करती है, केंद्र सरकार। यानी संघ सूची में जितने भी विषय रखे गए हैं, विषय का मतलब कि कार्यों का जो सब्जेक्ट है, यानी कौन कौन से विषय रखे गए हैं, कौन कौन से कार्य निर्धारित है, उनको कौन क्रियान्वयन करती है, कौन कार्य करती है, उस पर नियम कौन बनाती है, कौन संचालन करती है, केंद्र सरकार। ठीक, राज्य सूची में राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कार्य राज्य सरकार। ठीक है, अब आता है आपका समवर्ती सूची। ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची स्थानीय सरकार नहीं करती है। ये मत सोचिएगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार संघ सूची, राज्य सरकार राज्य सूची। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कार्य कर सकती है। दोनों कौन सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी केंद्र व राज्य सरकार के अधीन। मतलब समझिएगा कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कार्य करती है, कुछ ऐसे जिस पर केवल राज्य सरकार कार्य करती है, कुछ ऐसे जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कार्य करते हैं। जिस पर केंद्र सरकार केवल कार्य करती है संघ सूची, जिस पर राज्य सरकार केवल कार्य करती है राज्य सूची, जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कार्य करते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं। ठीक, कौन कौन से विषय रखे गए हैं, विषय का मतलब इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जिस पर यह कार्य करेंगे। तो देखिएगा इसमें रखा गया रक्षा डिफेंस, हमारे देश की सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, रक्षा नीति कैसे होनी चाहिए। जैसे इसमें आता है एक और विदेश नीति, यानी दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, विदेश नीति। ठीक, यह सब कैसे होने चाहिए, ये सब कौन जिम्मेदारी उठाता है, केंद्र सरकार। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, इन सब पर कार्य कौन करता है, से केंद्र सरकार। और इसी में आ जाएगा, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें हम, अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे हो गए, विज्ञान के जो भी कार्य हैं, रिसर्च जैसे कार्य, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक,
ये सब कार्य किसके अंदर आते हैं? आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मुख्य इसमें कौन सा है? रक्षा। रक्षा ज़्यादा पूछा जाता है कि रक्षा का कार्य किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका कौन सा होगा? संघ सूची। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए, रक्षा हो गया, रेलवे, ट्रेन। देखिए, इंडियन रेलवे तो यह क्या है? किस केंद्र सरकार के अधीन आती है। ठीक। बैंकिंग यानी जो बैंक के कार्य प्रणाली है, बैंकिंग, यह भी किसके अंदर का आती है? केंद्र सरकार। मुद्रा यानी पैसे, वह भी कौन नियंत्रित करता है? केंद्र सरकार। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि हर राज्य अपना अलग से मुद्रा चलाता है, उत्तर प्रदेश अलग से चलाता है, बिहार अलग से चलाता है, ऐसा तो नहीं है। पूरे भारत में एक ही मुद्रा चलती है, यानी एक ही प्रकार की नोटें चलती हैं, एक ही प्रकार के सिक्के चलते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक, नोट कीजिए इसको। अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, इसमें लिख लीजिए एक और, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब किस में आते हैं? आपका केंद्र सरकार में। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए, राज्य सरकार की बात करते हैं। राज्य सरकार में कौन सी सूची आ रही है? राज्य सूची। ठीक, इसके देखिए कार्य कौन से हैं, यानी विषय कौन से हैं? इसके विषय है, जैसे हम बात करें सिंचाई, सिंचाई। इसमें हम बात करें पुलिस। अब कहेंगे आप पुलिस की देश की सरकार होती है? ठीक, नहीं, ज़्यादातर हमारे यहाँ जैसे जो पुलिस है, देखिए यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सब अलग अलग होते हैं। तो जो पुलिस के कार्य होते हैं वह भी किस में आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंचाई हो गया, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जैसे सार्वजनिक अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक अस्पताल। ठीक, ये सब क्या होते हैं? किसके अंदर आते हैं? राज्य सूची के अंदर, यानी इस पर राज्य सरकार नियंत्रण करती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है जो वो भी लिख लीजिएगा, कृषि। कृषि भी किस में आता है? राज्य सूची में ही। तो संघ सूची में कौन कौन से हो गए? बैंकिंग, रक्षा, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतरिक्ष अनुसंधान, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा। राज्य सूची में सिंचाई, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस है यह राज्य सूची का ही विषय है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक और बात कि इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है रक्षा वाला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बैंकिंग, फिर उसके बाद यहाँ नीचे से मुद्रा, और इधर सिंचाई, पुलिस। ठीक, उसके बाद इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, कृषि, स्वास्थ्य। अब हम आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या है? समवर्ती सूची जिस पर केंद्र व राज्य दोनों क्या करते हैं? यहाँ अधिक नहीं अधीन होगा, दोनों क्या करते हैं? नियम बना सकते हैं, दोनों इस पर नियंत्रण करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, इसके विषय कौन कौन से है? देखिए, एग्जाम्पल में आपके लिए शिक्षा, जैसे राज्य की, जैसे यूपी बोर्ड का अलग, बिहार बोर्ड का अलग, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षा नीतियां हैं जो केंद्र सरकार बनाती है। ठीक, या तो राज्य सरकार बना ही रही है। ठीक, राज्य सरकार बना रही है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, लेकिन केंद्र सरकार जैसे सीबीएसई बोर्ड। ठीक, इन सब शिक्षा नीतियों कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तो ऐसी कुछ विषय हैं जो शिक्षा, जैसे हो गया शिक्षा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये सब क्या है? आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, ज़रूर जल्दी कीजिए।
नोट कर चुके हैं? तो चलिए आगे बढ़ें। इसमें एक और चीज़ याद रख सकते हैं, जो समवर्ती सूची का विषय है, इसमें विद्युत भी है, याद रखिए। ठीक, विद्युत विद्युत जो है वह भी कार्य किसके अंदर आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका ये पूरा टॉपिक जो बताए हैं, ये पूरा चार्ट जो बनाए हैं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर रखे रहिए अपने पास, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है MCQ। ठीक, और बाकी यदि आ गया लिखने के लिए पेपर में कि सरकारों की कार्यों की बंटवारा लिखिए, ठीक, तो उसे इसी प्रकार से आपको लिखना है। इस चार्ट नहीं बनाना है, जब लिखने के लिए आ जाएगा 4 या 5 नंबर में, तो पहले संघ सूची विषय डालेंगे, तो लिखेंगे क्या? यह केंद्र सरकार के अधीन होता है, इसमें बैंकिंग, रक्षा, विदेश नीति। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक, वीडियो रोक कर। संघ सूची पहले हेडिंग क्या रहेगा? कार्यों का बंटवारा। किसका? सरकारों का कार्यों का बंटवारा। पहला हेडिंग रहेगा संघ सूची। ठीक, संघ सूची में क्या लिखेंगे? संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन होती है। संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतरिक्ष अनुसंधान, रेलवे, परमाणु ऊर्जा और मुद्रा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा और मुद्रा जैसे विषय आते हैं। अब इसके बाद अगला इसमें लिखिएगा एक और, इसी में नीचे संघ सूची में ही, कि संघ सूची के अंतर्गत कुल 100 विषय रखे गए हैं। 100 विषय, संघ सूची के अंतर्गत कुल 100 विषय रखे गए हैं। ठीक, कितने विषय रखे गए हैं? 100 विषय। तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, संघ सूची, इसको जरूर लिख लीजिएगा। संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन आती है, इस पर केंद्र सरकार कानून, नियम व कानून बनाती है। इसके अंतर्गत आने वाले विषय रक्षा, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतरिक्ष अनुसंधान, रेलवे, परमाणु ऊर्जा तथा मुद्रा हैं। इसके अंतर्गत 100 विषय आते हैं। ठीक, अब अगला हेडिंग डालिएगा, राज्य सूची। राज्य सूची में लिखिएगा, इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य सूची में इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत आने वाले विषय सिंचाई, इसके अंतर्गत आने वाले विषय सिंचाई, पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषय सिंचाई, पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि संबंधित होते हैं। समवर्ती सूची क्या है, इसके बारे में लिखिए। इसमें एक और चीज़ पॉइंट नोट कीजिएगा कि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय 61 हैं, यानी राज्य सूची के अंतर्गत कुल 61 विषय आते हैं। ठीक, वर्तमान में 61 विषय आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कुल 61 विषय आते हैं। समवर्ती सूची में इसमें हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, यह सूची या फिर इस सूची के कार्य केंद्र व राज्य सरकार दोनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इस सूची के कार्य केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषय विद्युत, शिक्षा, वन, विवाह और तलाक। इसके अंतर्गत आने वाले विषय विद्युत, शिक्षा, वन, विवाह और तलाक होते हैं, यानी ये विषय। अब नीचे लिखिएगा, समवर्ती सूची में कुल 52 विषय, कितने विषय रखे गए हैं, यानी वर्तमान में 52 हैं। बढ़ते घटते रहते हैं या फिर अदला बदली होते रहते हैं, किसी का एक में से दूसरे में जाता रहता है। ठीक, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल 52 विषय होते हैं। इसके पहले इसमें 97 था, तो धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक, कहीं कहीं आपको किताब में देखेंगे तो 97 होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा। ठीक, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये वर्तमान डाटा है। तो इधर लिख चुके हैं और मैंने बोल दिया, उसको अपने शब्दों में लिख लिया। और उसी हिसाब से यदि पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया या 6 नंबर का, तो जैसे मैंने बोला है वैसे आपको लिखना है। और
एमसीक्यू यहीं बनेगा जब, तब इसको याद रखना है आपको कि एमसीक्यू यहीं से आएगा, ठीक। यानी ये पूरा याद रहेगा आपको, तो आप चाहे बड़ा क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे छोटा क्वेश्चन आए, आप सब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में राज्यों का जो स्थिति यानी जो राज्य बनाए गए हैं वह किस आधार पर बनाए गए हैं, ठीक। भारत में राज्यों का गठन का मतलब कि भारत में देखिए कुछ ऐसे राज्य थे जो पहले थे और बड़े थे, तो उनसे काट कर या फिर उनसे अलग करके अलग अलग क्षेत्र बनाए गए, अलग नए राज्य बनाए गए। तो वो किस कारण बनाए गए या फिर वो किस आधार पर बनाए गए हैं, हमें इसको पढ़ना है। तो देखिए, भारत वैसे में पहले आप लोग को पता होगा कि 16 महाजनपदों का एक बड़ा राज्य था, ठीक। जब हम पढ़ेंगे मौर्य काल इस सब में, ठीक, तो ये बहुत बड़ा 16 महाजनपदों का एक क्षेत्र था, ठीक। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते बदलते इसमें अलग अलग स्थानों पर बंटवारे होते चले गए, जिसके कारण आज हमें वर्तमान स्थिति जो देखने को मिल रही है वह प्राप्त है, ठीक। तो इसके पहले भी उत्तर प्रदेश जैसा एक यह बड़ा थोड़ा राज्य था, इसके बाद ऐसे ही बिहार भी काट कर बनाए गए हैं, ठीक। ये सब राज्यों का ऐसे गठन हुआ है कि अलग बड़े राज्यों में से अलग करके गठन किया गया है। उसका गठन किस आधार पर हुआ है, वहाँ की भाषा के आधार पर हुआ है या फिर वहाँ के संस्कृति के आधार पर हुआ है, ठीक। तो लिखेंगे क्या इसमें, कुछ ऐसे लिखेंगे, भारत एक बहुत सांस्कृतिक व अनेक भाषाओं वाला राज्य है। सॉरी, राज्य नहीं, देश है, देश है। भारत एक बहुल सांस्कृतिक व अनेक भाषा वाला देश है। यहाँ पर कुछ पुराने राज्यों से अलग कर सन 1950 से नए राज्यों का गठन शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, 1950 से शुरू हुआ। इन राज्यों का आधार क्या, इन राज्यों का आधार क्या हो सकता था, वहाँ की अपनी विशिष्ट संस्कृति तथा भाषा वहाँ की अपनी विशिष्ट संस्कृति तथा भाषा के आधार पर होता है। यानी इन राज्यों का गठन कैसे होता है, वहाँ की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है या फिर किसी संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे देखिए दक्षिण भारत के लोगों का संस्कृति अलग है, ठीक। तो वहाँ की अपनी विशिष्ट संस्कृति या किसी भाषाई, जैसे भाषाई राज्यों के बारे में आप जानते हैं, जो भाषा के आधार पर गठन किए गए हैं, ठीक। तो क्या होते हैं, इनका गठन किया जाता है इसलिए कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक अलग क्षेत्र में संरक्षण दिया जा सके, ठीक। और एक और चीज़ कि भारत के संविधान द्वारा या फिर हम बात करें कि हमारी सरकार द्वारा यह
स्वेच्छा दिया गया है, यानी छूट दी गई है कि वहाँ की सरकार जो है वह अपनी भाषा में बात कार्य कर सकती है। कौन से कार्य? सरकारी कार्य। ठीक। तो आप जैसे कि बड़े एग्ज़ाम के जब पेपर देने जाते हैं तो उसमें भी आपको अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग भाषा चुनने का अधिकार होता है, जैसे गुजराती, मराठी। ठीक। तो इस तरह की भाषा आप चुन सकते हैं। तो इसमें क्या है, संस्कृति तथा भाषा के आधार पर होता है। सभी राज्यों को अपनी भाषा में अधिकतम सरकारी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक। इसको नोट कीजिए। हो गया? चलिए देखिए, एक और बात, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे हिंदी तब क्या है? नहीं दिया गया है, परंतु हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा किसी को नहीं कहा गया है, लेकिन राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। सभी सरकारी काम हिंदी भाषा सहित अन्य 21 भाषाओं में हिंदी भाषा सहित अन्य 21 भाषाओं में किए जाते हैं, जिनका वर्णन संविधान की 8वीं अनुसूची में है।
जिनका वर्णन कहाँ है, संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए संविधान की 8वीं यानी जो भाषाएं हैं उनका वर्णन किस में है, संविधान की 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं, पूरा 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची। इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा। ठीक, जिसमें से हिंदी भी है। ठीक, देखिए हिंदी भाषा सहित अन्य 21 भाषा। ठीक, यानी हिंदी को लेकर 22, तो 22 भाषा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एक भाषा का विशेष ध्यान रखिएगा जो नहीं है, अंग्रेजी। अंग्रेजी इसमें सम्मिलित नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया ही नहीं गया है, यानी भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा का कहीं वर्णन नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। न लिख चुके हैं तो चलिए देखिए, भारतीय संघवाद यानी भारत में भारतीय संघात्मक, संघात्मक का मतलब संघवाद का रूप, संघात्मक व्यवस्था। यानी हम बात करते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है, भारत में भी संघीय व्यवस्था लागू की गई है। संघात्मक का, संघवाद का मतलब क्या था, कई स्तरों की सरकार हो। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हमें देखना है। विशेषताएं देखिए, आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था की 2 या 3 विशेषताएं लिखें या 4 पूछ लेता है। तो आपको कम से कम मैं 5 बताऊंगा, उन्हें याद रखना है और उन्हें आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख कर आना है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, भारत एक, पहले लिखेंगे भारत एक राजनीतिक रूप से, राजनीतिक, ऐसे लिखिए, भारत एक सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा देश है, बड़ा देश है, जहाँ किसी एक शक्ति, एक शक्ति का मतलब केवल केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक, किसी एक शक्ति का शासन सही ढंग से नहीं चल सकता, सही ढंग से नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इसलिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, अपनाई गई है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, गई है, इसकी निम्न विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं। पहला कौन सा विशेषता है, देखिएगा, 2 स्तरीय सरकार। पहला 2 स्तरीय सरकार। 2 स्तरीय सरकार का मतलब कि भारत में देखिए केंद्र और राज्य 2 स्तर की सरकारें हैं। ठीक, तीसरा भी है लेकिन उसका संविधान में वर्णन नहीं है, मैंने बताया था। ठीक, तो भारत में संघ व राज्य 2 स्तर की सरकारें हैं, 2 स्तर की सरकारें हैं। दूसरा क्या है, इतना छोटा छोटा पॉइंट लिखना है, 1-2 पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई
मतलब संघ और राज्य एक दूसरे के प्रति जवाबदेही नहीं होती, यह भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, कठोर संविधान। कठोर संविधान, इसका मतलब है कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कठोर है। कठोर है, कठोर कहने का मतलब इसके नियमों में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसके नियमों में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है, भारत एक बहु सांस्कृतिक यानी ज़्यादा सांस्कृतिक वाला देश है, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा देश है। इस पर किसी एक शक्ति का शासन सही ढंग से नहीं किया जा सकता, इसलिए संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, जिसकी निम्न विशेषता है। पहला, 2 स्तरीय सरकार है। भारत में संघ व राज्य स्तर की 2 स्तरीय सरकारें हैं। कठोर संविधान है, भारत का संविधान कठोर है, इसकी नियमों में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, आपको मैंने बताया था कि यदि नियम बदलना है तो दोनों सरकार, संघ और राज्य दोनों की अनुमति होगी, सहमति होगी। उसके बाद कई सारे प्रावधान किए जाते हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही बस समझना है, तो तब जाकर परिवर्तन होता है। ठीक, नियमों में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई भी एक, या तो संघ हो या राज्य, कोई अकेले नहीं कर सकता, यह काम परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए, हो गया, लिख चुके। तीसरा नंबर देखिए, शक्तियों का बंटवारा। क्या है शक्तियों का बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा से तात्पर्य है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक, इनके बीच शक्तियाँ बांट दी गई, जो हमने पढ़ा संघ सूची और राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची कहा गया है, के अंतर्गत रखा गया, के अंतर्गत रखा गया है, रखा गया है। ठीक, समझ गए? केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, अब आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता का मतलब समझिएगा, वित्तीय स्वायत्ता। देखिए, जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इन्हें भी पैसे चाहिए अपना शासन चलाने के लिए, यानी सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते देना, उसके बाद कुछ कार्य करवा रहे हैं तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो वित्तीय सहायता का मतलब ये होता है कि इनके पास स्वतंत्र रूप से इन्हें छूट दी गई है संविधान में कि यह अपने हिसाब से, यानी जहाँ से भी चाहें यह पैसे की कमाई कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि केंद्र व राज्य सरकारों को अपने तरीके से धन एकत्रित करने की छूट दी गई है,
ठीक है, धन एकत्रित करने की छूट दी गई है, यानी धन इकट्ठा करने की। समझ गए। पांचवा क्या है? पांचवा है आपका जो न्यायपालिका है वह कैसी है? केंद्रीय न्यायपालिका, यानी एकीकृत न्यायपालिका ऐसे बोल सकते हैं, एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका इसका मतलब है कि एकीकृत का मतलब कि केवल एक ही न्यायपालिका है, ठीक। उसे बांटा भले ही अलग अलग गया है, लेकिन न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही कार्य करेगी। यानी किसके लिए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए। इनकी शक्तियाँ भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनको न्याय देने के लिए एकीकृत न्यायपालिका रखी गई है, जिससे इनके बीच जो विवाद है उसे आसानी से सुलझाया जा सके। तो केंद्र व राज्य सरकार के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकीकृत न्यायपालिका है। समझ गए। अब कन्फ्यूजन आएगा आपको कि उच्चतम न्यायालय और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये क्या है, तो वो इसी का एक तरह से भाग है, लेकिन न्यायालय के जो कार्य हैं वह अलग अलग नहीं किए गए हैं। न्याय तो सब करते हैं, तो इसलिए जो एकीकृत न्यायपालिका है वह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। इसलिए ताकि दोनों के बीच विवाद हो तो उसे आसानी से सुलझाया जा सके, इनको अलग अलग न्यायालय नहीं दिए गए हैं, ठीक। यानी इनके लिए अलग अलग नहीं किया गया है, दोनों के बीच विवाद होते रहते हैं मुद्दों को लेकर, अपने विषयों को लेकर जो कार्य करते हैं यह, ठीक है। तो समझ गए, इसको नोट कीजिए। लिख चुके हैं? लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए देखिए आगे। यह आपका यहाँ भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं भी खत्म हुई, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, भारत के केंद्र व राज्यों के बीच संबंध। केंद्र व राज्य संबंध क्या? केंद्र व राज्य के बीच संबंध। हमने पढ़ा कि विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन इनके संबंध कैसे बने रहते हैं, विवाद भी स्थिति रहती है और एक साथ मिलकर कार्य भी करते हैं। तो उसके बारे में समझिए। देखिए, जैसे केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, ठीक। समान पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य सरकार में भी एक ही पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में क्या होता है, जो केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है राज्य सरकार आसानी से मान लेती है, और राज्य सरकार क्योंकि उसी की पार्टी की समान पार्टी के नेता हैं दोनों, केंद्र सरकार में जो शासन कर रहे हैं वो भी और राज्य सरकार में जो भी है वो भी। जैसे हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जो है और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है दोनों एक ही पार्टी के नेता है ना। तो क्या होते हैं, एक ही पार्टी के नेता होने के कारण राज्य सरकारें जो है उनका संवैधानिक रूप से वह अपने नियम कानून को नहीं लागू कर पाती हैं, वह केंद्र सरकार के ही अधीन कार्य करती हैं, केंद्र सरकार के नियम कानून के हिसाब से चलती हैं, ठीक। यदि वही केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार में समान पार्टी की जगह विपरीत पार्टियां होती हैं, केंद्र सरकार में अलग पार्टी, राज्य सरकार में अलग पार्टी, तो क्या होता, तो केंद्र सरकार शक्ति अधिक होती है उसके पास, तो वह क्या करता है, राज्य सरकार के पास हो सकता है, राज्य सरकार को दबाने का कार्य करता, ठीक, उसको विरोध में कार्य करता। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा देखा गया है, 1990 के पहले हमारे देश में यह चलता था। तो उसी को दूर करने के लिए संविधान में कई सुधार किए गए, लेकिन फिर भी यदि अलग अलग पार्टियां आ जाती हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। तो लिखेंगे क्या, केंद्र व राज्य सरकार में समान पार्टी के शासन से राज्य सरकार
केंद्र के ज़्यादातर कार्य को बिना किसी वाद विवाद का मतलब बिना किसी बातचीत का केंद्र सरकार ने कहा कि ये नियम लागू कर दो तो राज्य सरकार लागू कर देती है। शासन से राज्य सरकार के केंद्र सरकार के ज़्यादातर कार्यों को बिना किसी वाद विवाद के लागू कर लेती है और इस तरह से राज्य सरकार अपने संवैधानिक यानी संविधान में जो वर्णित हैं संवैधानिक विशेषता का मतलब या फिर संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। यानी उस पर तो केंद्र सरकार ही शासन लागू कर रही है, बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो, तो राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाता है सही से, अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। परंतु अब देखिए ऐसे में राज्य सरकार को नुकसान हो, लेकिन अब भी क्या होगा यदि विपरीत पार्टियां बन जाए केंद्र व राज्य सरकार में विपरीत पार्टी शासन में हो तो केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होने के कारण, कौन शक्तिशाली होता है? केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होने के कारण संवैधानिक प्रावधान यानी संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो उल्लेख किए गए हैं, प्रावधानों का दुरुपयोग राज्य सरकार को दबाने का प्रयास करती है। यानी संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार अच्छे से नहीं एक साथ सहयोग से वो करें, चाहे समान पार्टी है विपरीत पार्टी, लेकिन करते क्या है केंद्र सरकार में यदि दूसरी पार्टी है, राज्य सरकार में दूसरी पार्टी है, तो केंद्र सरकार की जाहिर सी बात है केंद्र सरकार बड़ी होती है तो अपने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करके राज्य सरकार को दबाने का प्रयास करती है, क्योंकि विपरीत पार्टी है और जानते हैं विपरीत पार्टियां एक दूसरे का विपक्ष जो होता है वह एक दूसरे का विरोध करते ही। यदि केंद्र सरकार कोई कानून लागू करना चाहती है तो राज्य सरकार विपक्ष के विरोध करेगी, तो इससे क्या होता है केंद्र सरकार उस पर दबाव बनाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार में समान पार्टी के शासन से ज़्यादातर कार्यों को बिना किसी वाद विवाद के कौन मान लेता है? राज्य सरकार। और इस तरह से सरकार अपने मतलब जो राज्य सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता, एक सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। परंतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार में विपरीत पार्टी होगी तो भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि केंद्र सरकार जो होती है अपने अधिक शक्तिशाली होने के कारण संवैधानिक प्रावधानों यानी अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को दबाने का प्रयास करती है। समझ गए इतना? तो इसको नोट कर लीजिए। लिख चुके हैं? हो गया? चलिए देखिए हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, यानी पॉलिटी का हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दोनों चैप्टर अच्छे से कवर हो गए हैं। इसके क्वेश्चन भी करते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग साइंस का भी अगला चैप्टर लेकर आ रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा चैप्टर कैसा लगा। और किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है इस चैप्टर में। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।